हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस लक स्टडी चैनल। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे और ये एक जीएस पर आधारित सीरीज होगी जिसके अंतर्गत हम जीएस के प्रत्येक सब्जेक्ट के ऑप्शनल क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और पीटी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ये आपके लिए किसी भी स्टेट के पीसीएस परीक्षा और आने वाली खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। हमारा पहला टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक विकास। इसके अंतर्गत हम संवैधानिक विकास के बारे में जानेंगे, उद्देशिका का अध्ययन करेंगे और भारत के संविधान पर आधारित विदेशी प्रभाव और शासन प्रणाली का अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बेस पर आधारित होगा चैप्टर और इसमें हम पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पॉलिटी जीएस के क्वेश्चंस पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत। ये प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के स्पेशल वीडियो बनाए हैं मैंने आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम अध्ययन करेंगे, भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था कि भारत के एक संविधान बनाना चाहिए और उसके लिए एक संविधान सभा का गठन करना चाहिए। तो ये एक मोतीलाल नेहरू जी की पार्टी थी, स्वराज पार्टी। इन्होंने यह प्रस्ताव 1934 में दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, प्रीलिम्स में आता भी है और पूछा भी गया है कई बार। संविधान सभा के सदस्य किन के द्वारा चुने गए हैं? तो ये जो संविधान सभा बनाए, हमारे देश का जो संविधान था एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये संविधान सभा के सदस्य कैसे आए थे? तो ये विभिन्न प्रांतों की विधान सभा के सदस्यों के द्वारा ये सदस्य चुने गए थे। तो आंसर होगा ये विभिन्न प्रांतों की विधान सभा के द्वारा चुने गए सदस्य थे। ये भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया है? तो आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो आई थी उसके आधार पर किया गया था। तो आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। अगला होगा क्वेश्चन चौथा, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे उनका नाम था, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे बाद में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक अस्थायी अध्यक्ष भी थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बट वो अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी थे, ठीक है। तो स्थायी अस्थायी में आपको डिफरेंस याद रखना है। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? 1946 में जो चुनाव हुए थे अंतरिम सरकार के, तो मुस्लिम लीग को बहुत कम वोट मिले थे, तो इन्होंने अपनी सरकार कहाँ बनाई थी? इन्होंने बनाई अपनी सरकार बंगाल में। ये लिखा हुआ है, सॉरी, इन्होंने अपनी सरकार बनाई बंगाल में। तो आपके इस तरह से 6 क्वेश्चन रेडी हो गए पीटी के लिए। अब भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया, ये किसके द्वारा था? प्रथम प्रारूप। आपको क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। यहाँ पे है प्रथम प्रारूप। किसी पीटी में इसी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तभी आप आंसर सही चुन पाएंगे। ऑप्शन में दिए रहेंगे क्वेश्चन, या तो मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिए आपको। तो प्रथम प्रारूप जो तैयार किया था वो किसके द्वारा था? तो ये BN राव के द्वारा। तो ये मैं आपको स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ, जो प्रारूप समिति थी संविधान सभा की उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। जो प्रथम प्रारूप रेडी किया गया था उनका नाम था BN राव और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और प्रथम प्रारूप बनाया गया था संविधान का BN राव के द्वारा। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन है, 1946 में अंतरिम जो सरकार बनी थी, कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे?
तो कार्यपाल अंतरिम एक सरकार बनी थी 1946 में। एक क्वेश्चन तो इसी तरह से हो गया आपका रेडी। और कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो बाद में यही प्रधानमंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनी? तो उत्तर होगा 1999 में। इसी समय एक मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था और इसमें क्या हुआ था कि राज्यों में द्वैध शासन, ये द्वैध शासन इस तरह से भी कुछ पूछ लेता है कि राज्यों में द्वैध शासन कब से स्टार्ट हुआ। तो उत्तर होगा 1999 में। ठीक है, 1919 में। तो इस तरह से 9 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के रेडी हो गए। अब 10वां क्वेश्चन है, वह अधिनियम जिसने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी। अब केंद्र में द्वैध शासन कब आया? वो तो 1919 वाला राज्य में द्वैध शासन था, केंद्र में द्वैध शासन 1935 में आया। तो और ये केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था इसके द्वारा। अब भारत की जो संविधान सभा थी उसने एक राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। हमारा जो तिरंगा है वह कब स्वीकार किया गया? एग्जाम में आता है ये 22 जुलाई 1947 को। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अनुपात है 2:3 और इसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा चक्र है जिसके अंतर्गत 24 तीलियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण का प्रस्ताव किसने दिया था? ये प्रस्ताव दिया था क्रिप्स मिशन ने। अब कंफ्यूज नहीं होगा, भारत के संविधान सभा बनी थी 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर और एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था क्रिप्स मिशन ने। इस तरह से कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हमारे संविधान में एक उद्देशिका है, वह उद्देशिका संविधान का एक तरह से सार भी कही जाती है या संविधान की प्रस्तावना भी कही जाती है। तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी हमारे संविधान में। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको ये वीडियोस मिलते जाए। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगी। खंड शिक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस, किसी भी बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी ये सीरीज। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी भारत में पहली बार? तो एक 1773 में एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये 1773 का एक नियामक अधिनियम था, इसके द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस चार्टर अधिनियम के द्वारा दी गई थी? मतलब वो कब आए थे? तो 1813 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए जिससे कि मैं पॉलिटी के और भी इसी तरह के संवैधानिक विकास के क्वेश्चन बनाऊँ। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस लक स्टडी चैनल। ये पॉलिटी जीएस प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज है जिसके अंतर्गत हम पॉलिटी के क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर 1 में भी हमने भारत के संवैधानिक विकास का अध्ययन किया था। इस चैप्टर में हम संवैधानिक विकास के साथ साथ उद्देशिका से रिलेटेड भी क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। इस तरह हम पूरी पॉलिटी सिलेबस का ऑप्शनल तौर पर प्री एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो मिलते जाए। और ये खंड शिक्षा अधिकारी और किसी भी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड शाम के प्रीलिम्स पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का क्या नाम था? तो प्रांतीय क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है।
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है और मैंने इसमें वही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो है उन्हें ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस को लिया है। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष का क्या नाम है? देखिए, पहले क्वेश्चन है आपने प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष को पढ़ा जो कि सरदार वल्लभ भाई है, और दूसरे क्वेश्चन में आपने संघ संविधान समिति के अध्यक्ष का पढ़ा जो संविधान सभा से रिलेटेड थी, उसके अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से आपको याद करना है। प्रांत आएगा तो सरदार वल्लभ भाई और संघ संविधान समिति पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद को कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई? तो एक अधिनियम था, पिट्स का अधिनियम 1782। कई बार ये भी पूछ लेते कि अधिनियम कब आया, या कॉलम में मिलाने को दे देते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट दे देंगे 1773 पिट्स का, तो आपको मिलाना होगा। तो 1782 का पिट्स का अधिनियम के तहत नियंत्रण परिषद, कई बार इंग्लिश में भी लिखा ही रहता, हिंदी में नहीं लिखा रहता, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसलिए मैं आपको इंग्लिश नाम भी बता दे रही हूँ, की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को भारत की जो विधान परिषद थी उसको बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? इससे पहले हमारे जो भारतीय विधान परिषद के सदस्य थे ना, उन्हें राजनीतिक अधिकार के तहत सभा में बैठने का तो अधिकार था, लेकिन किसी तरह की आर्थिक गतिविधियों में या इम्पोर्टेंट कानून में बहस करने का अधिकार नहीं था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। पहली बार कुछ भारतीयों को मिला बजट पर बहस करने का, और ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत किया गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है, बहुत है, क्योंकि पहली बार भारतीयों को ये अधिकार दिया गया था, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार लॉ मेंबर कौन सदस्य की नियुक्ति कब की गई? एग्जाम में बहुत बार आता है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार्टर अधिनियम 1833। तो एग्जाम में ना कई बार क्वेश्चन को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से पूछते हैं। तो कई बार पूछ लेंगे चार्टर अधिनियम और सन लिख देंगे, जैसे पिट्स का अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, आपको कॉलम में मिलाना होगा इस तरह से। तो जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, पिट्स का हो गया, अभी मैंने आपको पिट्स का अधिनियम अभी आपको मैंने बताया 1782। इसी तरह से चार्टर 1833 क्वेश्चन आ जाते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, आपको सब याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर 1883 एल्बर्ट बिल विवाद क्या है? आपने सुना होगा, ये बहुत ही फेमस है, कई बार छोटा सा एग्जाम में पूछ लेता है, मेंस में भी, और ऑप्शनल में तो पूछता ही है। और तो आपको पढ़ना है, एल्बर्ट बिल विवाद था ये 1883 में आया था। पहले क्या होता था कि जो हिंदुस्तानी भारतीय जज होते थे, इन्हें यूरोपीय लोगों के मुकदमों को सुनने का अधिकार नहीं होता था, लेकिन इस बिल के माध्यम से भारतीय जज को भी यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया। लेकिन जब यह बिल आया तो इसका यूरोपीय लोगों ने बहुत विरोध किया कि ये भारतीय हो के हमारे मुकदमे सुनेंगे, हमारी इतनी बेइज्जती, काले लोग गोरे लोगों की फैसले मतलब सुनेंगे, फैसला देंगे। तो ये बिल वापस ले लिया गया था और काफ़ी फेमस है। इसे 1883 में एल्बर्ट बिल था, भारतीय जज को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया था, लेकिन बाद में विवाद होने पर इसे वापस ले लिया गया इस बिल को, ठीक है। तो अगला है 7वां नंबर का क्वेश्चन, भारत का वह क्षेत्र जहां से संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कहाँ से आए थे? आपको टिक करना होगा ओनली बम्बई प्रेसिडेंसी ऑप्शन पर, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के लिए मैंने सीरीज बनाई है, किसी भी स्टेट बेसिस का आप एग्जाम दे रहे हैं, या यूपीएससी दे रहे हैं, या खंडीय शिक्षा अधिकारी का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अकेले पढ़ना अच्छा नहीं होता है।
और इसके बाद अब हम संवैधानिक विकास के बाद हम अब प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तावना क्या होती है? संविधान की आपने पढ़ाई होगा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य, इतना मतलब काफ़ी लंबी है, आप लोग को प्रस्तावना याद होनी चाहिए, पढ़ लीजिएगा। संविधान का कौन सा जो भाग है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सोचेंगे इतना आसान सा क्वेश्चन है ये तो, लेकिन ये आसान सा नहीं है। कई बार एग्जाम में स्टूडेंट इसे गलत करके आ जाते हैं। इसके साथ एक ऑप्शन दे देता है प्रस्तावना के साथ मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो लोग सोचते हैं इसी से होगा धर्मनिरपेक्ष, लेकिन भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का वर्णन किया गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत को घोषित किया गया है प्रस्तावना में, इसलिए इसका सही ऑप्शन आंसर होगा प्रस्तावना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? अब ये पीटी एग्जाम हो या मेंस हो या इंटरव्यू, खास करके इंटरव्यू हो और पीटी हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उस दृष्टि से ये आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए पूछा जा सकता है। तो प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? देखिए यहाँ पे प्रस्तावना, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पहले क्वेश्चन पे ऐसे टिक कर लीजिए और किस प्रकार की स्वतंत्रता, अब फिर उसके बाद जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उन्हें पढ़िए। तो आपको टिक करना होगा आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन। देखिए जब आप पीटी एग्जाम में जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ना है, ऑप्शन तो बाद में, और क्वेश्चन पढ़ते समय जो इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जा रही है उसको लाइन करना जरूरी है। और कई बार बच्चे नहीं वर्ड को नहीं देखते हैं और है का करके कई बार क्वेश्चंस को गलत कराते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है। ये प्रस्तावना में ही बताया गया है भारत को ना लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो गणतंत्र क्या होता है? ये आपसे देखिए गणतंत्र का सवाल मेंस में पूछा जा सकता है, पीटी में तो पूछा ही जा सकता है और इंटरव्यू में भी, कि भारत में गणतंत्र से तात्पर्य यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, वंशानुगत शासन नहीं है। और गणतंत्र का प्रधान कौन होता है? आपको ये पता होना चाहिए, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा डायरेक्ट तो नहीं चुना जाता, लेकिन वो भी परोक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। इसलिए भारत में एक गणतंत्र है, यहाँ किसी भी तरह का वंशानुगत शासन नहीं है। आपके लिए मैं मेंस से भी पॉलिटी का अलग से विस्तार से वाले वीडियो भी बनाऊंगी। अभी प्री की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये प्री से आधारित वीडियो सीरीज है, ठीक है। और मैंने आपके लिए एंसेंट हिस्ट्री के भी वीडियो बनाए हैं, वो मेंस के लिए है, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, 42वां संशोधन कहते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये सन था 1976। ये सन भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब भारतीय संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? तो आंसर होगा उद्देशिका। अब आप ये सोचेंगे इतना इजी है तो उद्देशिका है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ना ऑप्शन के तौर पे मौलिक अधिकार लिख देते हैं और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी ऑप्शन में दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, और स्टूडेंट कंफ्यूज होके क्वेश्चन गलत चूज करके आ जाते हैं ऑप्शन। तो आपको संविधान की आत्मा अगर पूछा जाएगा तो आपको कहना है उद्देशिका होती है। एकदम सटीक आंसर है, बहुत ही इजी आंसर है और इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन आपके तैयार होने जा रहे हैं। पॉलिटी के कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? भारत की प्रस्तावना में भारत को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है, और कल्याणकारी राज्य, अब ये क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है, ठीक है। अभी सिर्फ प्री तो देना नहीं है, मेंस भी देना है, तो ठीक से पढ़िए। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सुनिश्चित करना,
लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। और लोक कल्याणकारी राज्य में निजीकरण कम, सार्वजनिकरण ज़्यादा होता है। मतलब संसाधन के उस पर राज्य का अधिकार ज़्यादा होता है और वह अपने देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाता है। और जैसा कि भारत में ऐसा होता है, इसलिए भारत क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य है भारत। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 14वां, 26 नवंबर 1949। पहले आप ये समझ लीजिए, जो 26 नवंबर 1949 की डेट है, इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, जो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, वो मैंने बनाए भी नहीं है और वो पूछे भी नहीं जाते हैं। मैं ऐसे ही आपको बता दूंगी बीच बीच में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या सम्मिलित नहीं था, तो मैंने बताया है आपको 42वें संवैधानिक संशोधन के 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ये बने हुए संविधान में नहीं था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपकी तैयारी एग्जाम से पहले हो जाए। ठीक है। संविधान में भारत का क्या नाम लिखा है, और मैं आप बता दूं इस समय करंट में काफ़ी चर्चित है। क्यों चर्चित है? जनहित याचिका डाली गई है लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कि प्लीज़ आप ये इंडिया शब्द को हटा दीजिए। ये हमें आज भी ऐसा लगता है गुलामी, हम किसी की गुलाम है क्या? ये इंडिया शब्द अंग्रेजों ने दिया था, तो प्लीज़ इसे हटा दीजिए। और ये विचार चल रहा है शायद हट भी जाए और हमारा देश से भारत हो जाए। लेकिन संविधान में भारत के लिए आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया इस पर्पज से क्योंकि ये चर्चा में है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। आप बताइए किया जा सकता है कि नहीं? तो इसका आंसर होगा यस। यस, संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक स्टोरी है। एक केशवानंद भारती केस में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन है, अब संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है संविधान में? तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ सकता है कि संशोधन का, लेकिन बता दिया मैंने आपको। तो इन्होंने केशवानंद भारती केशवानंद भारती केस था, उसमें ये दिया कि संविधान में की प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते, लेकिन कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा कि संविधान का मूल रूप ही परिवर्तित हो जाए या प्रस्तावना का मूल रूप ही परिवर्तित हो जाए। इस शर्त पे संशोधन किया जाएगा। इसे प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया और कहा गया कि ऐसा कोई भी संशोधन हम स्वीकार नहीं करेंगे कि वो प्रस्तावना के मूलभूत स्वरूप का ही समाप्त कर दे। जैसे मूलभूत स्वरूप हो गए संप्रभुता है, पंथ निरपेक्षता है, समाजवादी है, लोक कल्याणकारी है, ये समाजवादी है, ये कोई भी हटा नहीं सकता है, चाहे कैसा भी आप संशोधन करेगी व्यवस्थापिका, लेकिन इस तरह का संशोधन नहीं कर सकती है। हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है वह संविधान की संरक्षक है। मतलब न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है हमारी न्यायपालिका को। वह किसी भी ऐसे संशोधन को या अमेंडमेंट को निरस्त घोषित कर सकती जो संविधान के खिलाफ है। तो इस लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और तब तक के लिए हैव ए गुड डे, गुड बाय, सी यू, अच्छे से रहिए, बाय बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस लाइफ स्टडी चैनल। पॉलिटी प्रीलिम्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये सीरीज खंड शिक्षा अधिकारी यूपीएससी, स्टेट पीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। और कमेंट करके बताइए आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। इस चैप्टर में हम भारत के संविधान पर विदेशी प्रभाव का अध्ययन करेंगे। ये लेक्चर 3 है और इससे पहले मैंने आपके लिए 2 वीडियो बनाए थे जिसमें भारत के संवैधानिक विकास और प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाए थे।
अब आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से, जिसका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसे दिया गया है। तो कई बार एग्जाम में स्टूडेंट ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान सुप्रीम कोर्ट का होगा या संसद का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान संविधान को दिया गया है, यानी कि संविधान से ऊपर ना संसद है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना न्यायपालिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के संविधान में जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसका विचार कहाँ से लिया गया है। कि मतलब संविधान सभा ने सोचा कि हमारे देश के संविधान में भी एक उद्देशिका होनी चाहिए, एक प्रस्तावना होनी चाहिए। तो ये विचार लिया गया USA के संविधान से। एक बात आप ध्यान रखिएगा, भले ही हमारे देश की संविधान सभा ने विचार दूसरे देशों से ग्रहण किए हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी वो दिया है, मतलब कि टॉपिक दिए हैं या जो कुछ भी लिखा हुआ है उस संविधान में, जो उन्होंने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, वो उनके खुद के विचार के हैं। बस इन्होंने ऐसा मतलब ग्रहण किया है दूसरों देशों के संविधान से कि ये भी हमारे देश के संविधान में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। मतलब कंटेंट हमारा अपना है, विचार हमने बाहर से लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। हमारे देश के संविधान में यह लिया तो हमने है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA से, US के संविधान से लिया है हमने। लेकिन ये समझ लीजिए आप न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। तो जब किसी हमारी संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है या कोई संवैधानिक संशोधन किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत अगर कोई संशोधन किया जाता है तो वो ऐसा प्रतीत होता है सुप्रीम कोर्ट की ये जो है संविधान के मूल रूप को परिवर्तित कर रहा है या संविधान के उद्देश्यों के विपरीत है। संविधान के जो उद्देश्य है उसके विपरीत है, तो ऐसे कानून को वह रद्द कर सकता है। ऐसा अधिकार हमारे देश के न्यायपालिका को है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन अब आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो ये अधिकार किसे है, सुप्रीम कोर्ट को, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है हमारे देश के संविधान में। और इसके तहत अगर संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून या संशोधन संविधान के विपरीत होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। ठीक है, उसका वह अध्ययन करेगा, अगर वह विपरीत पाएगा तो वो उसे रद्द कर देगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है। तो हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से हमने ग्रहण की है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसमें डाला है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है। तो आप ये जान लीजिए हमारा देश का जो संविधान है उसमें 3 तरह की सूची है। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में ऐसा होता है कि कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों ही सरकार को होता है, लेकिन अगर केंद्र और राज्य सरकार में मतभेद होता है तो केंद्र की बात मानी जाती है। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची का जो सिद्धांत है वो हमारे देश के संविधान ने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया। ठीक है, अब भारत के संविधान में अगला क्वेश्चन है छठा, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया है। तो नीति निर्देशक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे, इनके पीछे ना कोई न्यायिक शक्ति नहीं होती। अगर कोई इसका पालन नहीं कर रहा है तो हम न्याय में अपील नहीं कर सकते जाके सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ऐसा समझा जाता है कि हमारे देश की जो सरकारें हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, वह इन नीति निर्देशकों के नियमों के आधार पर ही कानूनों का निर्माण करेंगी। और यह सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा देश लोक कल्याणकारी राज्य है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको जो पढ़ाया है लेक्चर 1, लेक्चर 2, वो बहुत ज़रूरी है, आप उन्हें जाके ज़रूर अध्ययन कर लें। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें।
अगला है मतलब 7वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? वह सिद्धांत लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, शासन की जो संसदीय प्रणाली है, हमारे देश में संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? तो वह ली गई है ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन बोले तो यूके से ली गई है। अगला क्वेश्चन है आपात बंद, जिसमें कुछ अधिकार को, मौलिक अधिकार को छोड़कर बाकी के अधिकार मतलब आपातकालीन में समाप्त हो जाते हैं या रोक दिए जाते हैं, इनका मतलब वो व्यक्ति को नहीं प्राप्त होते। तो ये सिद्धांत लिया गया है जर्मनी के वीमर से संविधान से। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अगला है 10वां क्वेश्चन। यहाँ पे मैं ये बता दूँ, जो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वही डाली है मैंने इसमें, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। भारतीय संविधान में मौलिक विचार लिया गया है, मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पे ये कर्तव्य मैंने नहीं, शायद गलती से छूट गया है कर्तव्य लिखना। तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। क्या? मौलिक कर्तव्य ये हमने लिया है रूस के संविधान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार जो था वो लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से, और जो मौलिक कर्तव्य है वो लिया गया है रूस के संविधान से। इस तरह से आप याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा केंद्र व राज्य संबंध जो हमारे देश में है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है कनाडा से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि केंद्र राज्य के संबंध में जो भी संबंध है हमारे देश में वो किस तरह का हो उनका, वह कनाडा के संविधान से लिया है हमने। अगला क्वेश्चन है शून्यकाल, यह जो संसदीय व्यवस्था है किसकी देन है? तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये हमारे देश ने ही शून्यकाल का आविष्कार किया है। अब ये जान लीजिए शून्यकाल होता क्या है। तो शून्यकाल ऐसा होता है, हमारे जो देश की संसद होती है या लोकसभा हो या राज्यसभा, इसमें जिस भी बात पर चर्चा होती है या जो भी प्रस्ताव लाया जाता है वह सभा के सदस्य जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें पहले से सूचित करना पड़ता है। लेकिन शून्यकाल ऐसा समय होता है जिसमें विपक्ष के लोग किसी भी तत्कालीन टॉपिक पर बिना पूर्व सूचित किए चर्चा कर सकते हैं। और ये इसका आविष्कार कहाँ से किया गया शून्यकाल का? हमारे देश ने ही इसको उपजा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक विचार लिया ये आपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है जो 13 लोकहित के मुकदमे की परिकल्पना कहाँ से ली गई है? जो लोकहित के मुकदमे की परिकल्पना ली गई है अमेरिका के संविधान से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक पूछा नहीं गया इसलिए इसके पूछने के चांसेस हैं। विधि का शासन जो सिद्धांत है हमारे देश में, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा विधि का शासन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ हम चलते हैं और ये लिया गया है इंग्लैंड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर एग्जाम में आता है। और अगला क्वेश्चन रहेगा, आखिरी क्वेश्चन है ये संविधान के विदेशी प्रभाव से राष्ट्रपति के विचारार्थ, राज्यपाल जो कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ रख लेता है अपने पास सुरक्षित, जैसे कि जो राज्यपाल होता है उसके पास किसी भी विधानसभा के द्वारा कोई कानून तब तक कानून नहीं लेता जब तक राज्यपाल के उस पर सिग्नेचर नहीं हो जाते विधानसभा के द्वारा बनाए गए। और अगर राज्यपाल चाहे तो उसे यह अधिकार होता है कि वह उस कानून पर अपनी अनुमति ना दे, अपनी सिग्नेचर ना करे और उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए, राष्ट्रपति के पास दिखाने के लिए अपने पास रख सकता है। ये कहाँ से लिया गया है, मतलब ये अधिकार राज्यपाल को किसने दिया? तो ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ऐसा मतलब कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार को अपने पास रख सकता है। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए आपको मेरी सीरीज़ ये जो है मैंने बनाई कैसी लग रही है। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।